दोपहर होने को थी और छोटा सा रेस्टोरेंट सुनसान था। वहां कोई ग्राहक नहीं था और केवल लिटिल टिंग टिंग की सिसकियां सुनाई दे रही थी। ये फैन ने दरवाजा खोला और हिरन को घसीटते हुए तथा चावल के नूडल्स उठाते हुए अंदर चला गया। छोटी टिंग टिंग की आंखें लाल थीं और वह बूढ़े आदमी के घाव को सावधानी से पोंछने के लिए गर्म तौलिए का इस्तेमाल कर रही थी। उसका दिल दुख रहा था और वह पोंछते हुए रो पड़ी। बूढ़े आदमी के झुर्रियों वाले चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और यहाँ तक कि उसके सफेद बाल भी खून से सने हुए थे। इन कमीनों में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये फैन के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। एक दयालु बूढ़े व्यक्ति पर, जिसका एक पैर कब्र में था, इस तरह का क्रूर हमला हुआ। ये वाकई बहुत क्रोधित करने वाला था। छोटी टिंग टिंग बहुत प्यारी और समझदार थी। वह केवल 5 या 6 साल की थी, लेकिन उसके माथे पर भी चोट लगी और वह जमीन पर गिर गई। इस समय उसका चेहरा दुख भरे आंसुओं से भर गया था। ये वास्तव में दिल दहला देने वाला और दयनीय था। बड़े भाई, ये फैन को वापस आते देख छोटी टिंग टिंग के आंसू फिर से बहने लगे और वह जोर जोर से रोने लगी। अच्छा टिंग टिंग, रो मत। दादाजी ठीक हैं। बूढ़े आदमी ने जल्दी से टिंग टिंग को सांत्वना दी और अपने कठोर हाथों से उसके आंसू पोंछे। फिर उसने हैरानी से ये फैन को देखा और कहा, ये हिरन और चावल के नूडल्स। मैंने जंगल में हिरन को पकड़ा और चावल के नूडल्स के बदले में हिरन को दे दिया गया। ये फैन ने ये चीजें नीचे रखी और एक छोटी जेड बोतल निकाली। उसने ढक्कन खोला और थोड़ा सा सौ घास का तरल पदार्थ डाला। फिर उसने उसे बूढ़े आदमी के घाव पर लगाया। तुमने सिर्फ हमारा खाना खाया है, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी के पास बोलने का हुनर नहीं था। वह बहुत आभारी था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। चाचा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खाना तो कुछ नहीं है, लेकिन विचार और दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर बोलते हुए ये फैन नीचे बैठ गया और टिंग टिंग को उसके चेहरे पर आंसू पोंछने में मदद की और कहा, टिंग टिंग, रो मत। मैं भविष्य में यहाँ रहूंगा और तुम्हें यह महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। बड़े भाई। छोटी टिंग टिंग की आंखें फिर से लाल हो गईं। उसकी लंबी पलकें कांप उठी और आंसू बहने लगे। उसने अपने पैच लगे जूतों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, लेकिन वे बुरे लोग फिर से आएंगे और हमें धमकाएंगे। डरो मत बड़े भाई, अब उन बुरे लोगों को टिंग टिंग को परेशान नहीं करने देंगे। ये फैन ने दया से उसका सिर थपथपाया। इतनी प्यारी और समझदार छोटी लड़की को इस तरह से परेशान और अपमानित किया गया। उसके लिए शांत होना वाकई मुश्किल था। बच्चे, लापरवाही से काम मत करो। बूढ़ा आदमी, जो मौसम की मार झेल रहा था, ये फैन के गुस्से को महसूस कर सकता था। उसे डर था कि यह युवक अपनी आवेगशीलता के कारण कोई आपदा न पैदा कर दे और खुद भी इसमें शामिल हो जाए, इसलिए उसने कहा, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। ली कबीले में साधक हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें हम नश्वर लोग नाराज कर सकें। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं पहले से ही बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं वास्तव में अपने गृहनगर को छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार मैं दर्जनों वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और जितना कोई बूढ़ा होता जाता है, उतना ही उसे पुरानी यादें सताती हैं। इस जगह के लिए मेरे मन में एक अविस्मरणीय भावना है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टिंग टिंग की खातिर मैंने यहाँ सब कुछ छोड़ने का फैसला किया है। भले ही मुझे खाने के लिए भीख मांगनी पड़े और अपना गृहनगर छोड़ना पड़े, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। दादाजी। जियाओ टिंग टिंग के चेहरे पर आंसू की 2 धाराएं दिखाई दी। अच्छी लड़की, टिंग टिंग, रो मत। चाचा, पहले अपना गृहनगर छोड़ने जैसी बातें मत कहो। जियाओ टिंग टिंग को सांत्वना देने के बाद ये फैन ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, चिंता मत करो, मैं कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगा। पहले इस दुकान को बंद करो और मैं एक योजना के बारे में सोचूंगा। अगर मैं वास्तव में कुछ नहीं सोच सकता तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। ये फैन गहराई से जानता था कि नश्वर लोगों के साथ कई दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होती हैं। सबसे दर्दनाक बात थी अपने बेटे को खोना और अपने गृहनगर को छोड़ना। बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही अपने बेटे को खो दिया था और अब उसे इस छोटे से शहर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसके दिल में दर्द की कल्पना करना आसान था। वह वास्तव में दादा और पोती की इस जोड़ी को दुर्भाग्य से पीड़ित नहीं देखना चाहता था। मुझे विस्तार से बताओ, ली कबीले की पृष्ठभूमि कैसी है? बेटा, तुम क्या करने जा रहे हो? हम अपना सामान पैक करके कल ही यहाँ से चले जाएंगे। हम कभी वापस नहीं आएंगे। अभी उन्हें मत भड़काओ। मैं आवेगशील व्यक्ति नहीं हूँ, चिंता मत करो। अंत में ये फैन के लगातार पूछताछ के तहत बूढ़े आदमी ने आखिरकार उसे कुछ बातें बताईं। ली कबीला इस शहर के सबसे बड़े कबीलों में से एक था। जाहिर है, इस कबीले के 3 या 4 लोग बाहर खेती करते थे। साधक आम लोगों के लिए बहुत रहस्यमय थे। उन्हें सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता था, इसलिए शहर के लोग ली कबीले से बहुत डरते थे। ये फैन को लगा कि बूढ़े आदमी ने कुछ बातें नहीं कही। उदाहरण के लिए, जियान कबीले की हालत बहुत अच्छी थी, शहर में उनका एक रेस्तरां था और उनके बेटे की अचानक मृत्यु क्यों हो गई? उसने इनमें से कुछ भी बातें नहीं कही। टिंग टिंग, दादाजी के लिए तौलिया गर्म पानी से गर्म कर लो। टिंग टिंग को विदा करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, छोटे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। तुम इतनी छोटी उम्र में हिरन को पकड़ने में सक्षम थे, इसलिए तुम्हें शायद कुछ खेतीबाड़ी का ज्ञान होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह देता हूँ कि आप ली कबीले को न भड़काएं। बूढ़े आदमी ने आगे कहा। उसका बेटा और बहू भी वास्तव में साधक थे। कुछ साल पहले एक खास संप्रदाय में उनका बहुत सम्मान था। यहाँ तक कि शहर में रहने वाले ली कबीले के लोग भी उनसे अच्छे संबंध रखते थे और उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। मिस्टर ग्रोटो। ये फैन बहुत हैरान था। बूढ़े आदमी का बेटा जिस संप्रदाय में था, वह वास्तव में यान साम्राज्य के 6 ग्रोटो स्वर्गों में से एक था। ये शहर से केवल 200 मील दूर था। ली कबीले के कुछ लोगों ने भी मिस्टर ग्रोटो में साधना की। उनमें से एक ने बूढ़े आदमी के बेटे के साथ ही संप्रदाय में प्रवेश किया, लेकिन उसकी उपलब्धियां बहुत पीछे थी। ली कबीले के बच्चे के इरादे बुरे थे और उसने अनुचित व्यवहार किया। उसने एक बुरा काम किया और मेरा बच्चा बहुत ईमानदार था, इसलिए वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सका। अंत में उसने एक बड़ा दुश्मन बना लिया। टिंग टिंग के पिता की प्रतिभा असाधारण थी।
मिस्ट प्रोटो में उनका विशेष महत्व था, इसलिए उन्हें ली कबीले के शिष्य से डर नहीं लगता था, जो उनके साथ ही संप्रदाय में शामिल हुआ था। लेकिन मौसम अप्रत्याशित था और लोगों को सौभाग्य और दुर्भाग्य मिला। 2 साल पहले जब टिंग टिंग के माता पिता आत्मा जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ से बाहर निकले, तो दुर्भाग्य से वे बिजली के पक्षियों के पंजे के नीचे दुखद रूप से मर गए। टिंग टिंग के माता पिता की मृत्यु के बाद ली कबीले के पास अब कोई शर्म नहीं बची थी। उन्होंने पहले बूढ़े आदमी का रेस्तरां छीन लिया और फिर उसकी सराय छीन ली। उन्होंने बेचारे दादा और पोते को इस हालत में मजबूर कर दिया, लेकिन वे फिर भी उन्हें जाने देने को तैयार नहीं थे। इस समय जियाओ टिंग टिंग तौलिया धोकर वापस आई। वह चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाता था। ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों को हमेशा परेशान किया जाता है, जबकि बुरे लोग 100 साल तक जीते हैं? उसकी जवानी भरी बातें सुनकर और उसके गलत हाव भाव को देखकर ये फैन और बूढ़े आदमी ने एक दूसरे को चुपचाप देखा, यह नहीं जानते हुए कि उसे कैसे सांत्वना दें। इस दुनिया में अभी भी कई अच्छे लोग हैं। टिंग टिंग केवल एक पक्ष देखती है, भविष्य में सब कुछ बेहतर होगा। ये फैन नहीं चाहती थी कि उसके छोटे दिल में बहुत जल्दी नकारात्मक भावनाएं विकसित हों। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई एक अच्छा इंसान है। इस तरह हमारी मदद करके वह और टिंग टिंग दोनों लंबे समय तक जीवित रहेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने एक दयालु मुस्कान दिखाई और कहा, आज मैं टिंग टिंग के खाने के लिए हिरण का मांस पकाऊंगा। बूढ़े आदमी ने ये फैन के सुझाव का पालन किया और छोटे रेस्तरां को बंद कर दिया। दोपहर में उन तीनों ने एक शानदार भोजन खाया। टिंग टिंग का छोटा चेहरा लाल हो गया और वह आखिरकार फिर से मुस्कुराई। दोपहर में ये फैन छोटे शहर में घूमता रहा और ली कबीले की संपत्तियों के साथ साथ बूढ़े आदमी के रेस्तरां और सराय का पता लगाया। फिर उसने अप्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों से बहुत कुछ सीखा। वह जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता था, उसे डर था कि कहीं वह बूढ़े आदमी और छोटी टिंग टिंग को फंसा न दे। दूसरों की मदद करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाना सबसे दुखद बात होगी। मिस्ट प्रोटो में ली कबीले के कई लोग साधना कर रहे हैं। ये फैन को भरोसा नहीं था। आखिरकार उसने अभी अभी साधना शुरू की थी और यह सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि ली कबीले का कोई व्यक्ति यान देश के बाहर एक सुपर अमर संप्रदाय में साधना कर रहा था। उसे असाधारण उपलब्धियां हासिल थी। ली कबीले से निपटना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। इससे ये फैन और भी दृढ़ हो गया कि वह साधना करे। उसे और भी मजबूत बनना था, नहीं तो उसके हाथ पैर बंधे रहेंगे। भले ही वह अंकल जियांग और दयनीय छोटी टिंग टिंग की मदद करना चाहे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मैं उन कमीनों को जाने नहीं दे सकता जिन्होंने आज हमला किया। ये फैन ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। आवेग केवल चीजों को बर्बाद कर देगा। वह शांति से छोटे से रेस्टोरेंट में वापस आया और अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद ध्यान करने लगा। गोल्डन पेज बुक और रहस्यमय हरे तांबे को पाने के बाद उसने उन्हें ठीक से जांचा नहीं था। अब उसने पहले गोल्डन पेज बुक से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने दाव शास्त्र का उपयोग किया और अंदर देखना शुरू किया। कड़वाहट का पीला सेम के आकार का सुनहरा समुद्र अंधेरे में एक दिव्य चंद्रमा की तरह था। सरल और प्रभावशाली हरा तांबा कड़वाहट के सुनहरे समुद्र के केंद्र में था। ये गतिहीन था, एक चट्टान की तरह स्थिर और चुप था। गोल्डन पेज बुक को कड़वाहट के सागर के किनारे धकेल दिया गया। चमकदार रोशनी बह रही थी और दिव्य चमक के फटने के साथ चमक रही थी। उस पर घनी तरह से भरे छोटे अक्षर सितारों की तरह थे, जो सुनहरे प्रकाश, पवित्र और अलौकिक को विकीर्ण कर रहे थे। गोल्डन पेज बुक कड़वाहट के सागर के बीच में वापस लौटना चाहती थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी चमकदार क्यों न हो, वह हरे तांबे को बिल्कुल भी हिला नहीं सकती थी। वह केवल कड़वाहट के सागर के किनारे पर बह सकती थी। ये फैन का मन पूरी तरह से कड़वाहट के सागर में डूबा हुआ था। हालांकि उसे पिछली बार की तरह ही परेशानी का सामना करना पड़ा। गोल्डन पेज बुक के हर छोटे से छोटे अक्षर से प्रकाश की सुनहरी सुई जैसी किरणें निकल रही थी। इससे उसका मन दुखी हो रहा था और वह पात्रों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या इस गोल्डन पेज बुक पर रहस्यमय विधि विकसित करने का कोई तरीका नहीं है? ये फैन ने भौहें सिकुड़ी। ये तो खजाने का पहाड़ होने जैसा था, लेकिन वह कोई भी धन नहीं निकाल सकता था। वह अपने हाथ में एक तांबे का सिक्का भी नहीं पकड़ सकता था। अचानक ये फैन को कुछ सूझा और उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसके हाथ में एक गहरा बोधि बीज दिखाई दिया। यह अखरोट जितना बड़ा था और इस पर प्राकृतिक पैटर्न थे। जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो उन्होंने एक बुद्ध का पैटर्न बनाया। बुद्ध का पैटर्न प्रकृति द्वारा बनाया गया था। ये गहरा, सरल और प्राकृतिक था। इसमें से एक हल्की ज़ेन आभा निकल रही थी। बोधि वृक्ष लोगों को अपना ताओ सिद्ध करने में मदद कर सकता है। मुझे इस बोधि बीज के साथ प्रयास करने दो। इस बोधि बीज की वजह से ही ये फैन को कांस्य ताबूत से एक रहस्यमय प्राचीन शास्त्र प्राप्त हुआ था। इस समय वह गोल्डन पेज बुक में दर्ज रहस्यमय विधि को नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए वह इस जादुई बोधि बीज के साथ प्रयास करना चाहता था। बोधि वृक्ष के अन्य नाम भी थे। इसे बुद्धि का वृक्ष, ज्ञान का वृक्ष और विचार का वृक्ष कहा जाता था। किंवदंती के अनुसार यह किसी की दिव्यता को जागृत कर सकता है और खुद को प्रबुद्ध कर सकता है। जिस क्षण ये फान ने बोधि बीज को पकड़ा, उसने ताओ शास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। अचानक कड़वाहट के सागर से सुनहरे धागे बह निकले और बोधि बीज की ओर इकट्ठा हो गए। इस समय उसे नहीं पता था कि यह भ्रम था या बोधि बीज वास्तव में काम कर रहा था। उसे लगा कि उसका मन खाली और बहुत शांत था। वह फिर से कड़वाहट के सागर में देखने लगा और गोल्डन पेज बुक को देखने लगा। ये वास्तव में काम कर रहा है। ये फैन आश्चर्यचकित था। बोधि बीज ने उसके मन को खाली और शांत कर दिया। उसने आसानी से सुनहरे प्रकाश के माध्यम से देखा और सुनहरे कागज पर प्राचीन शब्दों को देखा। आंखों में चुभने वाली सुनहरी सुइयां नर्म हो गई थी और अब उसकी आंखों को चोट नहीं पहुंचा रही थी। मैंने एक खजाना खोल दिया है। बोधि बीज हाथ में होने के बावजूद ये फैन शांत नहीं हो पा रहा था। वह बहुत उत्साहित था। उसने दाओ शास्त्र का पूरा पुनर्जन्म सागर स्क्रॉल खोला।
प्राचीन अक्षर दिव्य वैभव में परिवर्तित हो गए तथा आकाश में चमकते सितारों की तरह लगातार उसके मन के कलंक पर अपनी छाप छोड़ते चले गए।